हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। हम बात करेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट सेगमेंटेशन को यूज़ करके अपने कंपटीशन को फेस कर सकती है और क्या कर सकती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी पहले जो कंसेप्ट को यूज़ करती थी ट्रेडिशनली, वो थी मास मार्केटिंग। वो क्या करती थी, एक ही प्रोडक्ट को बनाती थी पूरी मार्केट के लिए, यानी एग्रीगेट मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो करती थी। यानी वो कोई ऐसा नहीं था कि अलग अलग फ्लेवर में बनाएगी, किसी चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाएगी, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ऑफर किया जाता था। बिकॉज उस टाइम पर क्या था, जो सप्लाई थी वो कम थी और डिमांड थी वो ज़्यादा थी। यानी कंज्यूमर को वही खरीदना पड़ता था जो बायर, जो आपका प्रोड्यूसर है वो प्रोवाइड कर रहा था। तो वहाँ पर वो मास मार्केटिंग को यूज़ कर पा रहे थे। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो आपके प्रोड्यूसर्स ने ये रियलाइज़ किया कि वो एक सिंगल प्रोडक्ट से पूरी मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आज के टाइम में कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ अट्रैक्टिव, कुछ अलग नहीं है जो उन पर्टिकुलर उस कंज्यूमर के लिए बनाया गया है, उस सेगमेंट के लिए बनाया गया है, तो वो आपकी तरफ नहीं आएगा बल्कि आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। इसीलिए जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनकी आज के टाइम में नीड है कि वो क्या करें, पर्टिकुलर एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाए, यानी जो एक ही क्लास के लिए हो, उन्हीं के टाइप की उनकी जो मेन नीड है उसको सेटिस्फाई करता हो। तो इसी नीड की वजह से जो आपकी कंसेप्ट है वो अराइज हुई है एसटीपी की, यानी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये कंसेप्ट कहती है कि आपको क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले अपनी मार्केट को सेगमेंट करना चाहिए। सेगमेंटेशन करने का मतलब है कि आप क्या करो, पूरी मार्केट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जो वो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होमोजीनियस होंगे। देखो, एक एंटायर मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। जब हेट्रोजीनियस मार्केट है यानी क्या है, उसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं, सबकी अलग अलग डिमांड है। तो ये कंसेप्ट कहती है कि आप एक प्रोडक्ट से सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब इस जो हेट्रोजीनियस मार्केट है इसमें भी कुछ लोग होमोजीनियस होंगे, यानी जिनकी डिमांड आपस में मिलती जुलती होगी। तो आप क्या करो, इस हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो। यानी जो जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं उन्हें एक सेगमेंट में डाल दो और जो अलग हैं उनको अलग सेगमेंट में डाल दो। यानी क्या करो कि मान लो जिनकी इनकम लो है, अगर आप इनकम के बेस पे सेगमेंटेशन करते हो तो जिनकी जिनकी इनकम लो है उनका अलग सेगमेंट बना दो, जिनकी एवरेज इनकम है उनका अलग सेगमेंट बना दो, और जिनकी हाई इनकम है उनका अलग सेगमेंट बना दो। यानी किसी ना किसी होमोजीनियस बेस के ऊपर उनको सेगमेंट कर दो। एंड देन क्या करो, क्योंकि आप हर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो क्या करो, टारगेट कर लो किसी एक या दो, मतलब जितने भी सेगमेंट को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बट पूरी मार्केट को सेटिस्फाई करने की बजाय आप उनमें से कुछ सेगमेंट को क्या कर लो, टारगेट कर लो। तो आप क्या कर पाओगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बेटर अचीव कर पाओगे, अपने कंज्यूमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। और जब ये टारगेटिंग हो जाती है उसके बाद आपकी कंसेप्ट आती है पोजीशनिंग की, यानी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की आई में लेके आना, उसके लिए कंज्यूमर को लॉयल बनाना, उसके नज़रों में अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाना, वो आपका पोजीशनिंग में आता है। जो टारगेटिंग है और पोजीशनिंग है वो एग्जैक्टली क्या होती है हम इसको बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेगमेंटेशन की। देखो, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में जो मार्केटर है वो मास मार्केटिंग को यूज़ कर ही नहीं सकता। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो कंज्यूमर है वो डिस्टिंक्टिव नहीं है, यानी हेट्रोजीनियस वगैरह की क्वालिटी उसमें है ही नहीं। मान लो अगर हम सोल्ट की बात करें तो सोल्ट सोल्ट है, वो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। चाहे चाहे तो आज के टाइम में उसमें भी आयोडीन कम है ज़्यादा है, वो चीज़ की हुई है। बट स्टिल कुछ प्रोडक्ट अभी भी मार्केट कुछ ऐसी है जहाँ पर मास मार्केटिंग को यूज़ किया जा सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि मास मार्केटिंग जो है अब मार्केट में नहीं रही है, अब उसका कोई यूज़ नहीं करता। हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास आज के टाइम में दो ऑप्शन अवेलेबल है कि वो चाहे तो एग्रीगेट मार्केटिंग के लिए जा सकता है, यानी मास मार्केटिंग कर सकता है, और चाहे तो वो सेगमेंटेशन को यूज़ कर सकता है। जो पहले के टाइम में अजप्शन थी, उस टाइम क्या मान के चला जाता था कि आपका जो सिमिलर प्रोडक्ट है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा। यानी आप एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट भी अगर बेचोगे तो भी आपकी क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे।
क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेचने से जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे, इसीलिए वो इस कंसेप्ट को फॉलो करते थे। क्योंकि वहाँ पर एक तो देखो, अगर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेच रहे हो, इसका मतलब आप क्या करोगे, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करोगे, यानी आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाओगे। इसीलिए कुछ मार्केटर जो हैं आज भी एग्रीगेट मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। बट सेगमेंटेशन के जो बेनिफिट्स हैं उन्हें साइडलाइन नहीं किया जा सकता एग्रीगेट के बेनिफिट्स की वजह से। जो सेगमेंटेशन है वो बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, किसको, आपके कस्टमर को भी और आपके प्रोड्यूसर को भी, यानी आपके मैन्युफैक्चरर को भी, दोनों को ही बहुत सारे बेनिफिट्स जो है आपका सेगमेंटेशन ऑफर करता है। पहले हम कस्टमर की बात करते हैं। देखो, जो कस्टमर को बेनिफिट है वो ऑब्वियस है। एक तो देखो, अगर आपका जो मार्केटर है वो मार्केट सेगमेंटेशन का यूज़ कर रहा है, यानी जो आपके लिए प्रोडक्ट मार्केट में आएगा वो स्पेशली आपके टाइप का होगा। जो चीज़ आप प्रोडक्ट में देखना चाहते होंगे वो करेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट में होंगी, यानी आपको जो प्रोडक्ट है आपके अकॉर्डिंग मिल रहा है, अपने आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, यानी जो चीज़ आपको चाहिए। मान लो अगर मैं शैम्पू की ही बात करने लग जाऊं, तो शैम्पू में अगर आप देखो तो आज के टाइम में ड्राई हेयर के लिए अलग आता है, अगर आपके डैंड्रफ का है तो उसके लिए अलग आता है। तो वो अलग अलग क्यों बनाए गए हैं, वो सेगमेंटेशन ही है। यानी जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया, जो कस्टमर की डिमांड है रिगार्डिंग शैम्पू, उसके लिए सेगमेंट बना दिए कि किस किस टाइप के लोग हैं, किस किस टाइप की नीड वो प्रोडक्ट में देखते हैं, और उस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया, सेगमेंटेशन कर दिया शैम्पू का, और अलग अलग बनाने स्टार्ट कर दिए। या फिर आप किसी भी चीज़ में देख लो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आज के टाइम में लेने जाओगे, मान लो कार की हम बात करें, तो कार में जो डिफरेंट मॉडल्स आते हैं वो क्यों बनाए गए हैं, वो लोगों की डिफरेंट नीड्स को देखते हुए बनाए गए हैं। कुछ कार ऐसी हैं जो क्या है, बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छी नहीं है बट उनके प्राइस कम है, वो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो क्या है, लो इनकम ग्रुप के हैं। जो कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ स्टेटस चाहिए, वो कार खरीदते ही इसलिए हैं ताकि उनकी क्या बने, रेपुटेशन बने, तो उनके लिए अलग मॉडल बनाए गए हैं। तो वो क्या है, वो सेगमेंटेशन ही है। यानी आपने पूरी मार्केट के लिए एक कार नहीं बनाई कि जिसको भी कार लेनी है वही लेगा। आपने अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग मॉडल्स ऑफर किए ताकि जिसकी जो डिमांड हो उसको उसी टाइप का प्रोडक्ट मिले। इसी को हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। यानी मार्केट को किसी ऐसे बेस के ऊपर डिवाइड करना जहाँ पर आप क्या कर सको, पूरी हेट्रोजीनियस मार्केट को कुछ होमोजीनियस सेगमेंट्स में डिवाइड कर सको, ताकि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उसमें से वो सेगमेंट सिलेक्ट कर सको जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ये तो थे आपके कस्टमर के लिए बेनिफिट। जो मेनली हम बेनिफिट्स की बात करेंगे वो हम करेंगे प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोड्यूसर जो है क्या क्या देख के जो है मार्केट सेगमेंटेशन करता क्यों है। सबसे पहले, प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ मार्केट, यानी जो आपकी सेगमेंटेशन है उसकी वजह से क्या हो जाता है, मार्केट की एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाती है आपके प्रोड्यूसर को। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपका जो मार्केटर है उसे क्या चाहिए, अगर वो मार्केट में सक्सेस होना चाहता है तो उसे क्या चाहिए, प्रॉपर मार्केट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो आपका मार्केट सेगमेंटेशन है उससे उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कि मान लो जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों कंज्यूमर बाय करता है और क्यों नहीं करता, दोनों ही आंसर उसे मिल जाएंगे। उसे पता चल जाएगा कि मान लो अगर मैं अभी बात कर रही थी, हेयर शैम्पू की बात कर रही थी, तो वो हेयर शैम्पू के पीछे कंज्यूमर क्या देख के जो खरीदता है, क्या क्वालिटी उसमें मिलेगी तो वो खरीदेगा, और क्या चीज़ नहीं होगी तो वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। ये मार्केटर को पता चल जाएगा, उसे मार्केट की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, तो उसको वो क्या कर पाएगा, उसको यूज़ कर पाएगा अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करने के लिए, अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, किसी भी अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें इंप्रूवमेंट के लिए। तो क्या है, आपके मार्केटर को मदद मिल रही है ड्यू टू मार्केट सेगमेंटेशन अपनी मार्केट को डिफाइन करने में। दूसरा, मोर इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम, यानी अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने में भी उसे हेल्प मिलेगी। मार्केटिंग प्रोग्राम को इफेक्टिव कैसे बना सकता है, मान लो एडवर्टाइजिंग लॉन्च करनी है मुझे, तो मुझे पता है कि कस्टमर को जो मैंने सेगमेंट सिलेक्ट किया है, जिन कस्टमर के लिए मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो क्या देख के बनाया है। यानी अगर मैंने मान लो डैंड्रफ के लिए शैम्पू बनाया है, अगर हम शैम्पू की बात कर रहे हैं, तो अब क्या है, मुझे पता है कि मैंने वो शैम्पू उन लोगों के लिए बनाया है जिनके सर में डैंड्रफ है। तो मैं क्या करूँगी, अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में भी उसी चीज़ को हाईलाइट करूँगी कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से ये बेनिफिट होगा। यानी हम अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को भी सक्सेसफुल बना पाएंगे ड्यू टू मार्केट सेगमेंटेशन, क्योंकि हम अपने एडवर्टाइजमेंट में
उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे अपनी मार्केटिंग करते हुए जो हमारे प्रोडक्ट में हैं, जिनको बेस मान के हमने अपने प्रोडक्ट को बनाया है। थर्ड है बेटर असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर को असेस करने में भी हमारा मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करता है, क्योंकि जब हम मार्केट को सेगमेंट करके देखते हैं ना, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो फुल्ली सेटिस्फाइड है आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। तो ऐसा सेगमेंट जहां पर हमें पता है हमारे कॉम्पिटिटर के कस्टमर जो हैं उसके प्रति लॉयल हैं, हम कितना भी अच्छा ऑफर कर लें वो बहुत जल्दी हमारी तरफ नहीं आएंगे, यानी वो जो सेगमेंट है हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अब हम वहां पर क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उन सेगमेंट को फोकस करेंगे जहां पर आपका कॉम्पिटिटर वीक है, जहां पर आपकी क्या है, ग्रिप अच्छी है, आप ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर पाओगे। यानी कॉम्पिटिटर को जज करने में भी किसने हेल्प किया, आपके सेगमेंटेशन ने। आपकी जो सेगमेंटेशन की आपने प्रोसेस की उसकी वजह से आपको सेगमेंट करने में भी हेल्प मिली। और लास्ट बेनिफिट जो आपका मेन बेनिफिट है वो क्या है, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपका जो प्रोड्यूसर है वो रिसोर्सेज का भी बेस्ट यूज़ कर पाता है जब वो क्या करता है, सेगमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो या यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो मैंने आपको अभी एडवर्टाइजिंग का बताया, यानी मार्केटिंग में भी आप वहीं पर एफर्ट लगाओगे, वही चीज़ हाईलाइट करके लगाओगे जहां पर आपकी क्या है, बेनिफिट होने वाले हैं। दूसरा, आप कॉम्पिटिटर को देख चुके हो, यानी आप उन्हीं सेगमेंट में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे जहां पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी हर वे में आप पैसा वहां लगा रहे हो जहां पर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आएंगी, तो आपके रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, बेटर वे में यूटिलाइज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू आप क्या करो, यूं ही पहले प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो और फिर बाद में देखो कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, बिकेगा या नहीं। उससे अच्छा है कि आप पहले से ही पूरे सेगमेंटेशन करो, देखो किस सेगमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस चीज़ से वो हमारे सेटिस्फाई हो सकते हैं, उसके बेस पे ही अपना प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करो। ये थे हमारे सेगमेंटेशन के कुछ बेनिफिट्स जो क्या है आपको ऑफर करती है सेगमेंटेशन की प्रोसेस। बट कोई भी मार्केटर ऐसे नहीं है कि ब्लाइंडली सेगमेंटेशन करना स्टार्ट कर देता है। सेगमेंटेशन जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उसे क्या देखना पड़ता है कि जो सेगमेंटेशन की कॉस्ट आएगी, क्योंकि देखो सेगमेंटेशन से जुड़ी बहुत सारी कॉस्ट है, हम बात करेंगे अभी कि कौन कौन सी कॉस्ट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अकर करनी पड़ती है ड्यू टू सेगमेंटेशन। उसे देखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट अराइज हो रही है ड्यू टू सेगमेंटेशन और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके, उन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अगर बेनिफिट्स ज़्यादा हैं कॉस्ट से तो ही वो सेगमेंटेशन के प्रोसेस को फॉलो करें। अदरवाइज अगर लग रहा है कि कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है, इतने ज़्यादा तो बेनिफिट भी नहीं मिल रहे, तो मास मार्केटिंग अच्छी है। ऐसे में आप एक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करो जो ऐसा प्रोडक्ट हो जो क्या कर सके, कंबाइंडली कुछ ना कुछ कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके किसी ना किसी मार्केट के। तो वहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करोगे तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे एज आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। कौन कौन सी कॉस्ट है, अब हम वो बात कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी कॉस्ट है जो अकर करनी पड़ती है जिसकी वजह से उसे सेगमेंटेशन यूज़ नहीं करना चाहिए अगर वो कॉस्ट उसकी ज़्यादा आ रही है। सबसे पहले है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी, देखो जब भी अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है सेगमेंटेशन को फॉलो कर रही है, यानी वो क्या कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की सोच रही है, तो अगर वो हर सेगमेंटेशन कर रही है, 2 या 3 सेगमेंट को सिलेक्ट कर रही है, तो उसे हर सेगमेंट के लिए अलग से प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। तो जो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग अगर ऐसी उसे लग रही है कि वो अलग अलग सेगमेंट को सिलेक्ट कर रही है और डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी पड़ रही उसे, उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हो रही। मान लो देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अगर आप देखो ना दिखने में ऊपर से अलग अलग लगते हैं कि जो आपकी एक ही कंपनी जो है इस टाइप इन कस्टमर के लिए अलग वैरायटी ऑफर कर रही है, आपके लिए अलग कर रही है, बट एक्चुअल में वो सेम होते हैं, सिर्फ ऊपर का क्या है, लेबल चेंज किया होता है कि कस्टमर को लगेगा कि उसके लिए। अगर इस टाइप का आपका सेगमेंटेशन है या जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी डिज़ाइनिंग में नहीं आ रही है तो आप सेगमेंटेशन को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सेगमेंटेशन में आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करनी पड़ रही है और उस सेगमेंटेशन की डिज़ाइनिंग के आपको उतने ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे जितनी आपकी कुछ कॉस्ट उसमें जा रही है, तो ऐसे में आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी जो आपकी कॉस्ट आती है वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ कि देखो अब आप डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करोगे डिफरेंट ग्रुप के लिए, तो आपको डिफरेंट बनाने भी तो पड़ेंगे। अब एक ही प्लांट से ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट बन पाए, आपको क्या है उनके लिए अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, अलग प्लांट हो सकता है
ऑर्गेनाइज करना पड़े, मंगवाना पड़े, तो ऐसे में आपकी कॉस्ट है बढ़ सकती है। वैसे तो देखो आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में जो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट है वो लोअर लेवल पर भी मिल जाता है, यानी बहुत ज़्यादा यूनिट्स की ज़रूरत नहीं होती। टेक्नोलॉजी इतनी अप टू डेट हो चुकी है, इतनी मॉडिफाई हो चुकी है कि कुछ यूनिट्स बनाने से भी आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। स्टिल आपको अगर ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, देखो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी तो कॉस्ट कम होगी, यानी फिक्स कॉस्ट जो है क्योंकि सेम रहती है चाहे कितनी भी यूनिट्स आप बढ़ा लो, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में, तो आप क्या करो, सेगमेंटेशन को यूज़ ना करो। थर्ड है कॉस्ट जो आपकी एसोसिएटेड होती है, वो है प्रमोशन कॉस्ट। अलग अलग प्रोडक्ट बनाओगे तो उनकी मार्केटिंग भी अलग अलग करनी पड़ेगी, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट बनानी पड़ेगी उनके लिए, तो आपकी क्या होगी, कॉस्ट राइज होगी। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट क्यों, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक लेवल जो है मेंटेन करके रखती है हर टाइप के प्रोडक्ट का। कुछ प्रोडक्ट वो रखती है रेगुलर डिमांड के लिए कि जो आती रहेगी डिमांड, उसके लिए उसे क्या है, स्टॉक बनाए रखना है, ऐसा ना हो कस्टमर खाली जाए। कुछ वो प्रोडक्ट रखती है कि अगर अनसर्टेनली कोई डिमांड एकदम से अराइज हो जाती है, स्टिल वो हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे में अगर आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो दोनों स्टॉक हर प्रोडक्ट के लिए अलग 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 रखने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा, आपको क्या करना पड़ रहा है, इतने टाइप की इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए उनके अलग अलग से अकाउंट्स बनाने पड़ रहे हैं, इसका इतना बैलेंस पड़ा है, इसका इतना पड़ा है, तो वहाँ पर आपकी जो मेंटेनिंग कॉस्ट है उसकी वो भी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। एंड लास्ट आपकी कॉस्ट है मैनेजमेंट की कॉस्ट, कि इतने सारे प्रोडक्ट बनाओगे तो उनको उनके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, अलग अलग पर्सन रखने पड़ेंगे मैनेज करने के लिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हर प्रोडक्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट बना देती है, अलग डिवीजन बना देती है, तब वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो इन सारी कॉस्ट को कंबाइनली देखते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी और उस कॉस्ट को इनकर करने के बाद क्या क्या बेनिफिट आएंगे, उसके साथ उस कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करके ही एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना चाहिए कि क्या उसे पर्टिकुलर सेगमेंटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, यानी किस किस बेस पर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट कर सकती है अपनी मार्केट को। नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो बेस यूज़ करती हैं, एक कस्टमर के रिस्पॉन्स के बेस पे और एक कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। यानी एक में तो वो कस्टमर के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग जज करती है, और दूसरे में वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जज करती है कि कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आता है पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग। डिटेल में इन दोनों को हम कल डिस्कस करेंगे कि ये दोनों बेसिस हैं क्या हैं और कौन कौन से जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनके अंदर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।